वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कुमार श्रवण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आइए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक। और फॉर यूपीएससी के लिए बेसिकली में होगा, ये यूपीएससी के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आज हमारा पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं हम सभी लोग? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। ठीक, तो हम लोग राष्ट्रीय आय पे बात करेंगे, नेशनल इनकम की हम लोग बात करेंगे। जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय में हमें क्या क्या चीज पढ़ना, पहले इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कुछ नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीडीपी की बात करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ जीडीपी की बात करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दोनों टर्म का प्रयोग इंडियन बजट में किया जाता है, जो कि दूसरे या पहले या दूसरे पेज पर ये होता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या चल रहा है और हमारा रियल जीडीपी क्या है। सेकेंड फेज में हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। इसके 3 मेथड होते हैं, इन 3 मेथड पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहला मेथड एक्सपेंडिचर मेथड होता है, सेकेंड इज इनकम मेथड होता है, एंड थर्ड इज प्रोडक्शन मेथड होता है। ये हम लोग 3 मेथड पे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें ध्यान रखना पड़ेगा। और फोर्थ पे हम लोग देखेंगे कुछ संस्थाओं के नाम, संस्थाओं के बारे में या संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे सीएसओ, एनएसएसओ, एनएसओ, और इसके बाद एक मिनिस्ट्री के विषय में हम लोग देखेंगे, मोस्पी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये नेशनल इनकम, यदि इतना टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है। और पर्याप्त है, ये प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से आपको लिखने के लिए पर्याप्त आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा देगा ये। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जिसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद बोलेंगे इसको। देखिए, सकल का अगर मतलब हम निकालें तो इसका मतलब होगा टोटल, और घरेलू का मतलब निकाले तो हम इसको घर से निकाल सकते हैं। पहले हम घर से ही इसकी शुरुआत करते हैं कि आखिर जीडीपी क्या होता है। सामान्य भाषा में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा इसको। देखिए, सपोज दैट, मानिए हमने कहा कि मान लो कोई फैमिली है, एक फैमिली में मान लो 3 लोग रहते हैं और तीनों वर्किंग हैं। माना कि ए नाम का व्यक्ति है, बी है और सी है। ए प्रत्येक महीने 1000 रुपये कमाता है और बी प्रत्येक महीने 2000 रुपये कमाता है और सी प्रत्येक महीने मान लो 4000 रुपये कमाता है। तो अगर हम देखें तो टोटल की इनकम कितनी होगी पर मंथ? 7000। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जीडीपी ये घर की है, एक होम की या हाउस की, एक परिवार की है या एक फैमिली की है। लेकिन अगर इसी को हम भारत के स्तर पे हम समझने का प्रयास करें तो भारत के स्तर पे हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज दैट, मानिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये भारत का मैप है। ऊपर नॉर्थ होता है, वेस्ट होता है और ईस्ट होता है, और नीचे जो है कि साउथ होता है। तो जब हम भारत के विषय में हम बात करते हैं कि भारत की जीडीपी के विषय में बात करते हैं तो हमें 2 चीजें बड़े ध्यान में रख के चलना पड़ता है।
एक तो हम लोग देख पाते हैं कि ये टोटल जो है कि बाउंड्री अगर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक देखें और वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक देखें, इवन अगर हम देखते हैं तो 1960 में एक समझौता हुआ था जिसे कहा गया था यूएन क्लॉज। इसको कहा गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। इस समझौते के अंदर में ये डिफाइन किया गया था यदि किसी भी देश की तटीय सीमा समुद्र से लगती है तो उसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक उसके क्षेत्र के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। अर्थात भारत की अगर सीमा से, अगर तटीय सीमा से देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पे पूरा का पूरा भारत का ये क्षेत्र लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ तक हम लोग देखें तो यहाँ तक अगर भारत सरकार कोई उत्पादन या किसी प्रकार का उत्पादन करती है तो ये पूरा का पूरा भारत सरकार की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ऐसा इसको मान सकते हैं क्योंकि यूएन क्लास एक कॉन्फ्रेंस था जिसको कहा गया था यूनाइटेड नेशन क्लॉज कन्वेंशन लॉ ऑफ सी कहा गया था। तो ये डिफाइन किया गया था कि अगर मान लो कोई तटीय सीमा समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक लगता है तो ये माना जाएगा कि अगर भारत या उस सरकार के द्वारा या उस राज्य के द्वारा, उस देश के द्वारा अगर वहां तक कोई उत्पादन किया जाता तो उस उत्पादन को जो कि उस देश के जीडीपी के अंतर्गत इसको जो कि क्या किया कैलकुलेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कि अगर जीडीपी को डिफाइन करना पड़े तो जीडीपी को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब आपको पता होगा कि भारत का वित्त वर्ष क्या है, तो हम लोग ये जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक भारत का जो है कि वित्त वर्ष कहलाता, अर्थात कोई भी गणना होगा इसी के बीच किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहली लाइन बोला था इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष में टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात कुल मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है, मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। और ये मौद्रिक मूल्य कितना बेटा, जो सामान जो उत्पादन हुआ है अर्थात वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ उसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिया जाएगा। और तीसरी बात कहता है कि विद इन बाउंड्री, अगर विद इन बाउंड्री की हम लोग बात करें तो एक भौगोलिक सीमा तक हम लोग कह सकते हैं, एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत तो इसे ही हम लोग जोड़ लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भारत की ये क्या निकल जाती है, जीडीपी। सामान्य अर्थों में अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के सीमा के अंतर्गत टोटल कितना उत्पादन हुआ है, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है और प्लस इस पर सर्विसेज कितनी दी गई हैं और इससे प्राप्त होने वाले कितना मॉनेटरी वैल्यू प्राप्त हुआ है, इसको जो है कि ऐड कर लिया जाएगा तो इसी को कहा जाएगा भारत की जीडीपी। तो जीडीपी को सामान्यतः तरीके से अगर डिफाइन करना हो तो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत कितना टोटल एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन पर कितनी सेवाएं दी गई हैं और उसको बेचने के बाद जो मॉनेटरी वैल्यू प्राप्त होता है उसे जोड़ लिया जाता तो वो कहलाता भारत का जीडीपी कहलाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर हम जीडीपी के ग्रोथ रेट की बात करें, देखें जरा ध्यान से, इसमें हम भारतीय बजट को, इस बार जो बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है, अगर हम भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट की बात करें, भारत की जीडीपी के ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें तो ये हम देख लेते हैं 2023 और 24 बजट के अनुसार। तो देख पाते हैं हम लोग, पहले यहां से उठा कर अगर देखें तो 2016 और 17 में जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.2% था, लेकिन वहीं पर 2017 और 18 में हम देख पाते हैं 6.8% था। लेकिन इसके आगे अगर 2018 और 19 में हम लोग देख पाते हैं तो ये 6.5% हो गया था। अगर हम लोग 2019 और 20 में हम लोग देख पाते हैं तो ये लगभग ये मान के चलिए कि 2019 और 20 में हम देख पाते हैं तो ये 3.5% था। और अगर हम लोग 2020 और 21 में लेकर के चलते हैं तो -6.6% था। इसके बाद अगर 2021 और 22 में हम लोग देखते हैं तो ये 8.7% हो गया था। और 2022 और 23 में अगर हम लोग देखते हैं
तो ये 7% हो गया था। और 2023 और 24 में जो इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है, ये आंकड़े दिया गया है 6.68% यहां तक जीडीपी प्राप्त करने। और इसी जीडीपी को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो बजट का लक्ष्य रखा है, इस बार जो बजट प्रस्तुत किया है 45.03 लाख करोड़, 45,03,000 करोड़ का बजट इसमें प्रस्तुत किया है सरकार ने। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हम 2016 से इस बात को देखें तो यहां पर जो है कि आप देख सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन था, डीमोनेटाइजेशन का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा, जीडीपी हमारा क्या हो गया, इससे नीचे चला गया। लेकिन आप यहां पे देखोगे भारत सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया, जिसका प्रभाव जो है कि यहां पे पड़ा। और यहां पे भारत में एनबीएफसी क्राइसिस था, एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, संकट हुआ, जिसका प्रभाव यहां पड़ा। और यहां पे देखा गया तो कोविड-19 का प्रभाव था, जिसका प्रभाव यहां पर पड़ा कि माइनस में जीडीपी चली गई। अब आप समझ सकते हैं कि ये जीडीपी का ग्रोथ रेट भारत के अंदर में रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीडीपी की बात हम लोग करते हैं। अगर हम भारत में टाइप्स ऑफ जीडीपी की बात करें तो देखिए जरा टाइप्स ऑफ जीडीपी। अब इस बात को गौर से समझें, जीडीपी के प्रकार की हम लोग बात करते हैं तो जीडीपी दो प्रकार की होती हैं। एक को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, और एक को कहा जाता है रियल जीडीपी। इसे हिंदी में वास्तविक जीडीपी बोलते हैं, वास्तविक जीडीपी, और इसको बोलते हैं नाममात्रक जीडीपी। नाममात्रक जीडीपी इसे कहा जाता है। अब दोनों को एग्जांपल्स में समझाने का प्रयास करूंगा, दोनों के बीच अंतर क्या होता है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, अगर आपसे पूछता कोई कि नॉमिनल जीडीपी बेहतर होता है या वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, तो आपका सामान्य अर्थ होगा कि आप कह सकते हैं कि रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी बेहतर माना जाता है। लेकिन दोनों को आप समझिए, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मान लो कि 2012 में मान लो हमने कहा कि यूपीए की सरकार थी, इसको समझिए दोनों का मतलब क्या है। यूपीए की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में 10 पेन का मान लो प्रोडक्शन किया और एक पेन का प्राइस इन्होंने रखा 10 रुपया। अगर हम टोटल जीडीपी देखेंगे इसका तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इंटू प्राइस अगर गुणा करेंगे 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। इसका मतलब टोटल जीडीपी जो है कि 100 रुपया प्राप्त हुआ है। अब इस बात को गौर से आप समझने का प्रयास करिए। हमने कहा कि मान लो 2014 में हमने कहा कि एनडीए की सरकार आ गई, या सपोज मैं मान के चल रहा हूं ऐसा, एनडीए की सरकार आ गई और एनडीए की सरकार ने भी कितना पेन का प्रोडक्शन किया, 10 पेन का इन्होंने भी प्रोडक्शन किया और एक पेन का प्राइस इन्होंने रख दिया 15 रुपया, एक पेन का प्राइस। अगर मैं इसकी जीडीपी को देखूं तो 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 हो गया। इस स्तर पर देखा जाता है तो इसकी जीडीपी आपको ज्यादा दिखेगी कंपेयर टू 100 के। लेकिन दरअसल अगर हमें डिफाइन करना पड़े कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, तो यहां पे आप जाइएगा, क्योंकि हमने एक ही शब्द आपको जीडीपी में बताया कि जीडीपी में टोटल प्रोडक्शन और सर्विसेज देने के बाद जब तक उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं प्राप्त होती तब तक उस जीडीपी को निकाला नहीं जा सकता। इसका मतलब जब मॉनेटरी वैल्यू की बात आएगी तो हम लोग बात करेंगे किस पर, ये प्रोडक्शन पे हम लोग बात नहीं करके हम लोग किस पे बात करेंगे, इसके मूल्य पे बात करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बोले तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 5 रुपया इंक्रीज हुआ है। जब ये 5 रुपया इंक्रीज हुआ तो ये बताता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब मुद्रास्फीति के प्रभाव को जोड़ करके जीडीपी निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। गौर करिएगा, जब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब जब मुद्रास्फीति के प्रभाव को जोड़ करके जीडीपी को निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। अर्थात नॉमिनल जीडीपी हम 150 रुपया मान के चलेंगे, क्योंकि 150 रुपया ये दर्शाता है कि नॉमिनल जीडीपी है, अर्थात इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव ऑलरेडी जोड़ा गया है। तो ये बता रहा है कि अगर 2012 से कंपेयर करें 2014 को तो ये करंट प्राइस पे इसको मेजर किया गया है, इसलिए कहा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी को जो मेजर किया जाता है वो करंट प्राइस पे किया जाए। ये एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, करंट प्राइस पे इसको मेजर किया जाता है। तो जब हम इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को जोड़ करके जीडीपी को फाइंड आउट करते हैं तो इसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हम इसी चीज को बेस ईयर से, अगर मैं मान लिया कि बेस ईयर हमारा जो है कि 2012 है,
अगर हमने ऐसे मान लेता हूं कि मैं बेस ईयर से कंपेयर इसको करने जा रहा हूं, तो जब हम बेस ईयर को रख करके प्राइस को मेजर करेंगे तो मैं इसको भी 10 रुपया बना दूंगा। तो अगर अब 10 रुपया बना देता हूं, देखिए 100 रुपया इसकी जीडीपी होगा। इसका मतलब ये हुआ जब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के प्रभाव को घटा दिया जाता है, 5 रुपये को घटा देंगे, बेस ईयर से कंपेयर कर देंगे, कितना बढ़ा उतना घटा देंगे। अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के प्रभाव को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, जब इससे जो जीडीपी प्राप्त होता है उसे बोला जाता है रियल जीडीपी। इसलिए ध्यान में रखिएगा, रियल जीडीपी को हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे मेजर किया था, क्योंकि हम लोग क्या किए, प्राइस को कांस्टेंट कर दिए। हम लोग 10 रुपए से मेजर करके 10 रुपए का ही प्राइस रखा ले, और जितना इन्फ्लेशन का बढ़ा हुआ पार्ट था उसको हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए। इसलिए इसे कहा जाता है कांस्टेंट प्राइस पर जो है कि इसे निकाला जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है रियल जीडीपी किस पे मेजर किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी किस पे मेजर किया जाता है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में अंतर। तो चलिए हम लोग अब कल क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नए तरीके से और नए जोश के साथ मिलेंगे अगली क्लास को लेकर के। धन्यवाद।